हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने फरवरी के दूसरे सप्ताह के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत हम आपको ये सभी पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और 1 साल की वैलिडिटी रहती है इसकी। आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी इस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाई है, जो कि न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे पीओ पोस्ट के लिए या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो भी आपका इसी कोर्स में कवर हो जाएगा। एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के लिए इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है और इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं उनका भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। By how many basis points has the RBI cut the repo rate in its latest monetary policy committee decision? RBI ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति के दौरान रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 25 BPS। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 मेंबर वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हाल ही में यूनानिमस डिसीजन लिया है, यानी कि सर्वसम्मति से एक डिसीजन लिया है, जिसमें कहा गया है कि रेपो रेट को हम कट कर रहे हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई अदर बैंक्स को उधार देती है, ठीक है, या फिर पैसा देती है, तो इस रेट पर देती है, रेपो रेट पर। तो इस रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, और अब रेपो रेट कितनी हो गई है? 6.25%। आपको बता दें पिछले 5 सालों में पहली बार आरबीआई ने रेट कट किया है। इससे पहले बढ़ जरूर रहा था या फिर उतना ही रह रहा था, पर कट पहली बार हुआ है पिछले 5 सालों में। और अब तक जो रेपो रेट था वो 6.5% था, तो अब कितना हो जाएगा? 6.25%। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डिसीजन अनाउंस किया है। इनकी ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रही है, क्योंकि हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट भी हुई थी। 3 दिन तक ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग चली है, 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट अब 6% रहेगा, वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ये दोनों ही 6.5% रहेंगे। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स में पढ़ाए हुए हैं, हर टर्म का मतलब। आरबीआई ने कहा है कि न्यूट्रल स्टांस हमने रखा है। न्यूट्रल मतलब कि हम रेपो रेट कट भी कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में और इसको बढ़ा भी सकते हैं। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 6.7% रहेगी। सीपीआई इन्फ्लेशन 4.8 बताया इन्होंने, करंट क्वार्टर में 4.4% और 2025-26 में इन्फ्लेशन 4.2%। अच्छा, जो रेट कट है ये लास्ट टाइम मार्च 2020 में हुआ था, जब 75 बेसिस पॉइंट से घटा दिया गया था और रेपो रेट हमारी रही थी 4.40%। और कोविड-19 के बाद से अनचेंज ही रहा है, पिछली 11 मीटिंग्स में 6.5% ही रहा है। जब आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस करती है तो जैसे बोरोवर्स हैं जो होम लोन वाले हैं, तो उनको भी अब कम किस्त देनी पड़ेगी, क्योंकि जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, ईएमआई है, वो भी कम हो जाती है। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर दैट इट विल विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो प्रेसिडेंट जेवियर मिले, इन्होंने ऑर्डर कहा है, एक ऑर्डर दिया है। इन्होंने कहा है कि अर्जेंटीना जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करेगा खुद को, यानी कि इससे अलग हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा, इसी तरह का एक एक्शन लिया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी। उन्होंने भी डब्ल्यूएचओ से जो है बाहर होने का फैसला कर लिया है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया है अपने पहले ही दिन जब वो ऑफिस में आए। अच्छा, इसराइल ने एक और इसी तरह का देख लेते हैं न्यूज़। इसराइल ने कहा है कि अब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC से विड्रॉ कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसी तरह का फैसला लिया है।
साथ ही यूएस ने ये भी कहा है कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी जो कि पैलेस्टीनियंस के लिए कार्य करती है इसे फंडिंग नहीं देगा यूएस अब। इन विच सिटी इज फोर्ट विलियम रिसेंटली रीनेम्ड एज विजयदुर्ग लोकेटेड? फोर्ट विलियम जिसका नाम हाल ही में विजयदुर्ग रखा गया है किस शहर में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है कोलकाता। देखिए कॉलोनियल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करने के लिए और कॉलोनियल माइंडसेट को एलिमिनेट करने के लिए आर्म फोर्सेस में तो कोलकाता में जो फोर्ट विलियम है जो कि ईस्टर्न आर्मी कमांड का हेडक्वार्टर्स भी है इसको रिनेम किया गया है और इसका नाम रखा गया है विजय दुर्ग। साथ ही किचनर हाउस जो कि फोर्ट विलियम के अंदर ही है इसको मानेकशा हाउस रखा गया है और जो साउथ गेट है जिसे सेंट जॉर्ज गेट कहा जाता था इसका नाम शिवाजी गेट रखा है। फोर्ट विलियम किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड के नाम पर रखा गया है, ब्रिटिश द्वारा 1781 में इसकी स्थापना की गई थी। अब जो इसका नया नाम है विजयदुर्ग, ठीक है, ये जो सिंधुदुर्ग कोस्ट है महाराष्ट्र में, यहाँ पर एक ओल्डेस्ट फोर्ट है उसके नाम पर रखा गया है। ये नवल बेस की तरह कार्य करता था मराठास के लिए छत्रपति शिवाजी जी के अंडर में। Assam has secured which position on the New York Times list of 52 places to go in 2025? आसाम ने न्यूयॉर्क टाइम्स की 2025 में घूमने लायक 52 जगहों की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है फोर्थ। देखिए आसाम ने फोर्थ स्पॉट सिक्योर किया है न्यूयॉर्क टाइम्स की जो लिस्ट है 52 प्लेसेस टू गो इन 2025 में। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है इन्होंने असम को डिस्क्राइब किया है अ लैंड ऑफ ग्रीन टी प्लांटेशंस एंड वाइब्रेंट कल्चर। तो टॉप 5 प्लेसेस की बात करें, जेन ऑस्टिन्स इंग्लैंड, गैलापागोस आइलैंड्स इक्वाडोर, न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आसाम इंडिया, थाईलैंड। द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी हैज़ बीन अवार्डेड फॉर विच बुक? डोगरी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है एक और अश्वत्थामा। माधव कौशिक जो कि प्रेसिडेंट हैं साहित्य अकेडमी के, इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 डोगरी लैंग्वेज के लिए अप्रूव कर दिया है। एक और अश्वत्थामा के लिए जो कि शॉर्ट स्टोरीज है लिखा है लेट चमन अरोड़ा ने, मतलब अब नहीं है ये, स्वर्गीय चमन अरोड़ा ने, और इस तरह से इनको 1 लाख रुपए भी प्राप्त होंगे। विच कंट्री पास्ड हेट क्राइम लॉ विद मैंडेटरी जेल फॉर नाजी सैल्यूट्स? किस देश ने नाजी सलामी के लिए अनिवार्य जेल और घृणा अपराध कानून पारित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। आपने सुना भी होगा हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप की सेरेमनी हुई और टेकिंग सेरेमनी, वहाँ पर एलन मस्क ने नाजी सैल्यूट किया था, इस तरह की न्यूज़ आई, देखा भी लोगों ने, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक डिसीजन लिया है, एक एंटी हेट क्राइम लॉज पास किया है। इसमें कहा गया है कि मिनिमम सेंटेंसेस रहेगी टेरर ऑफेंसेस के लिए और हेट सिंबल्स दिखाने के लिए। आपको बता दें 12 मंथ की जेल हो सकती है लेस सीरियर हेट क्राइम्स के लिए, जैसे कि नाजी सैल्यूट कोई पब्लिक में देता है, और 6 साल की सज़ा हो सकती है यदि आप टेररिज्म ऑफेंसेस में पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं। तो जो इस कम्युनिटी मेंबर्स पर अटैक काफ़ी हो रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उसी को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया। द NIELIT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन चिप डिज़ाइन वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? चिप डिज़ाइन में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है नोएडा। तो एस कृष्णन जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन चिप डिज़ाइन को इनोग्रेट किया है नोएडा कैंपस में। और ये इनिशिएटिव एसओसी टीम अप सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर जो है लिया गया है। The new Center of Excellence is poised to address the growing demand for skilled professionals in the semiconductor and chip design industries by offering state-of-the-art facilities for research, innovation, and training in VLSI, Very Large Scale Integration and Chip Design। अच्छा जहाँ इन एग्जाम में क्वेश्चन वो बैंक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर पूछ लेते हैं VLSI का मतलब क्या है। गोपाल विट्ठल who has been elected as acting chair of GSMA board is the vice chairman and MD of which telecom company? गोपाल विट्ठल जिन्हें GSMA बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, किस दूरसंचार कंपनी के उपाध्यक्ष और MD है? सही आंसर ऑप्शन सी है भारती एयरटेल। गोपाल विट्ठल जो कि वाइस चेयरमैन और MD हैं भारती एयरटेल के और डिप्टी चेयर हैं GSMA के, इन्हें एक्टिंग चेयर अपॉइंट किया गया है GSMA बोर्ड का। और क्यों किया गया है? क्योंकि जोस मारिया एल्वेरेस पैलेट जो कि चेयरमैन एंड CEO हैं टेलीफोनिका के, इन्होंने इस एसोसिएशन से रेजिग्नेशन दे दिया है। GSMA क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल टेलीकॉम एसोसिएशन है, 1100 से ज़्यादा कंपनीज इसका हिस्सा हैं पूरे वर्ल्ड में। वाटरशेड यात्रा हैज़ बीन
लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम वाटरशेड यात्रा किस योजना के तहत शुरू की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक नेशनल लेवल मास आउटरीच कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है वाटरशेड यात्रा, हाइब्रिड मोड में, यानी कि ऑनलाइन भी और फिजिकली भी लोग प्रेजेंट रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया। देखिए वाटरशेड क्या होता है ना, हल एक कोई भूमि अलग अलग जगह से वहाँ पर पानी आ रहा है, लेक से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, तो उसको बोलते हैं वाटरशेड, जहाँ से अलग अलग तरह से पानी आ रहा हो, ठीक है, मतलब वहाँ पर आप स्टोर भी कर रहे हो उस पानी को। तो वाटरशेड यात्रा लॉन्च की गई है और 60 से 90 दिन तक ये चलेगी। 805 प्रोजेक्ट्स को कवर करेगी 26 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। तो इसमें लोगों को बताया जाएगा, जो रूरल कम्युनिटी वाले भी हैं उनको भी, कि किस तरह से आप वाटर स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है, और सॉइल को किस तरह से जो है उर्वरक बनाए रख सकते हैं, सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं आप संसाधनों का, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नोएल टाटा हैज़ बीन कन्फर्ड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट बाय विच यूनिवर्सिटी? नोएल टाटा को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स इंग्लैंड, इन्होंने ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी है नोएल टाटा को। और नोएल टाटा की बात करें, कई तरह की लीडरशिप है इनके पास टाटा ग्रुप में। चेयरमैन है ये ट्रेंट के, वोल्टास के, टाटा इंटरनेशनल के, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के। वाइस चेयरमैन है टाटा स्टील के, टाइटन कंपनी लिमिटेड के। इन्हें टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया था 2024 में। When did the International Big Cat Alliance officially come into force as a treaty-based intergovernmental organization? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आधिकारिक तौर पर संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन के रूप में कब अस्तित्व में आया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है जनवरी 23, 2025। देखिए फरवरी में ही इन्होंने PIB में पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जनवरी की न्यूज़ है और अब करा रहे हैं, ये फरवरी में ही पब्लिश हुआ है कि 23 जनवरी 2025 को जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, जब हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स कॉमेमोरेट कर रहे थे, उस वक्त इसको लॉन्च किया गया था। और अब ये कम इन टू फोर्स यानी कि अस्तित्व में आ गया है, ऑफिशियली ये लागू हो चुका है 23 जनवरी 2025 से। IBC अब क्या है? एक फुल फ्लेज्ड ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंटरनेशनल लीगल एंटिटी भी है। 27 कंट्रीज इसको ज्वाइन करने वाली हैं इंक्लूडिंग इंडिया। IBCA की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। नोडल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आती है। और इस IBCA का मकसद है 7 बिग कैट्स का कंजर्वेशन। अब ये 7 बिग कैट्स कौन है? टाइगर है, लायन है, जैगुआर, लेपर्ड, प्यूमा, चीता एंड स्नो लेपर्ड। जितनी भी बिग कैट हैं सभी रॉर कर सकती हैं और लायन की जो है लाउडेस्ट रॉर होती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले से ही बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन लेपर्ड, इंडियन एशियाटिक चीता, स्नो लेपर्ड, ये सभी पाए जाते हैं। चीता हालांकि एक्सटेंड हो गया था हमारे देश से 1952 में। 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? अफ्रीकन चीतास को लाई कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये सब आप जानते ही हैं। विच कंपनी साइंड MOU विद अर्ग, एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन गोंडा? गोंडा में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की पहल अर्ग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है अमेजोन। तो अमेजोन इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अर्ग के साथ, जो कि इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, ताकि जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, उनके बिजनेस को एक बूस्ट मिल सके। तो इस MOU के तहत अमेजोन जो महिला नेतृत्व वाले बिजनेसेस हैं, जो ब्रांड अर्ग से संबंधित हैं, ठीक है, उनको सहायता प्रोवाइड कराएगा अपने सहेली प्रोग्राम के जरिए। अच्छा, जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पिकल्स हो गए, जैम्स, फ्लोर, नमकीन, ग्राम फ्लोर, नूडल्स, इन सबको amazon.in पर जगह भी देगा। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द भारत कैंसर जीनोम एटलस? किस संस्था ने भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। तो जो IIT मद्रास इसने भारत कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया है, जहाँ पर 480 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के टिश्यू सैंपल्स लिए गए हैं, इनको स्टडी किया गया है। तो इससे एक जानकारी मिल पाएगी क्या किस तरह से कैंसर इवॉल्व होता है, क्या क्या कारण रहते हैं,
और डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स में किस तरह के पैटर्न देखने के मिले हैं कैंसर से संबंधित। तो हमारे देश में पहली तरह का एक एटलस इसको लॉन्च किया गया IIT मद्रास के द्वारा। विच कंट्री होस्टेड द 15th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपियास? विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया। देखिए 15th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपियास इसको होस्ट किया गया इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको सपोर्ट किया है। नई दिल्ली में इसको होस्ट किया गया है। जो फार्माकोपिया होती है एक तरह की बुक होती है जिसमें मेडिसिन्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, किस यूज़ के लिए काम आती है, ये सब उसमें बताया रहता है। मतलब मेडिसिन्स का एक स्टैंडर्ड उसमें बताया रहता है। इसको गवर्नमेंट या फिर मेडिकल या फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज़ द्वारा लॉन्च किया जाता है। विच इंडियन बैंक हैज़ रिसेंटली बिकेम सिग्नेटरी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स? कौन सा भारतीय बैंक हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए साझेदारी का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक इसने हाल ही में पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAF को साइन किया है। और इस इनिशिएटिव के जरिए बैंक क्या करेगा, जो भी एक मेज़र करेगा कि इसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हो रहा है। देखिए कुछ ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर AC वगैरह चलता है या फिर और भी तरह के होते हैं उपकरण होते हैं, तो वहाँ से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, या फिर आपने इस तरह की संस्थाओं को लोन दिया, इस तरह की कंपनीज़ को लोन दिया है जहाँ से ग्रीन हाउस गैस एमिशन के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो उसको भी स्टडी करेगा। MD एंड CEO हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के अजय कुमार श्रीवास्तव। विच इंडियन स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री आफ्टर लास्ट नक्सलाइट सरेंडर्ड? अंतिम नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद किस भारतीय राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि जो लास्ट नक्सली था यहाँ पर उसने सरेंडर कर दिया है चिक्कामगलुरु डिस्ट्रिक्ट में। देखिए जो नक्सलाइट टर्म है कहाँ से आई है? वेस्ट बंगाल में एक विलेज है नक्सलबरी, उसके नाम से आई है। 1967 में यहाँ पर एक पीजेंट्स मूवमेंट हुआ था, तो वहीं से फिर इसकी शुरुआत हुई। और जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उसे नक्सल या फिर नक्सलाइट कहते हैं। हालांकि अब काफ़ी चेंज हो गया है डेफिनेशन, क्योंकि अभी एक कम्युनिस्ट इंसर्जेंट मूवमेंट्स बन गया है और माओइस्ट भी आप इन्हें बोलते हैं। IIT Guwahati recently signed an MOU with which army corps for bamboo-based bunkers at high altitudes? IIT गुवाहाटी ने हाल ही में उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकरों के लिए किस सेना कोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, गजराज कॉर्प्स। तो IIT गुवाहाटी ने एक MOU साइन किया है गजराज कॉर्प्स ऑफ द आर्मी के साथ, जिसके तहत जो बैम्बू बेस्ड कंपोजिट्स हैं, ठीक है, उनको कैसे यूज़ किया जा सके, जो बंकर्स बनाए जाते हैं वहाँ पर जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनके बदले इन बैम्बू बेस्ड कंपोजिट्स को किस तरह से यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो बैम्बू को यूज़ करके बंकर्स बनाए जाएंगे। विच इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स इनिशिएटिव? किस भारतीय बैंक ने परिवर्तन स्टार्टअप अनुदान पहल का 8वां संस्करण लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, HDFC बैंक। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC बैंक, इसने अपना 8th एडिशन लॉन्च किया है परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स इनिशिएटिव का, और 50 से 60 सोशल वेंचर्स को 20 करोड़ रुपए का टोटल ग्रांट्स यहाँ पर मिलेगा। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं HDFC बैंक से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये पहला डोमेस्टिक बैंक बना है जिसने गोल्ड फॉर वर्ल्ड डील को एग्जीक्यूट किया है गिफ्ट सिटी में। किसके साथ मिलकर? हिंदुस्तान प्लेटिनम प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर। पहले भी पढ़ चुके हैं हम इस करंट अफेयर को। What is India's projected GDP growth rate for fiscal 26 according to CRISIL? CRISIL के अनुसार फिजिकल ईयर 26 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6.5%, 6.5%। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है 6.5% से ग्रो करेगी फाइनेंशियल 2025-26 में, यानी कि जो फिजिकल 25 में यानी कि 24-25 में जो रहा था 6.4, उससे हायर यहाँ पर बताई गई है क्रिसिल के द्वारा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन ये थोड़ा और ईज होगा, फिजिकल 25 में 4.7 था, फिजिकल 26 में 4.4 रहेगा। इंडिया की जो फिजिकल डिफिसिट है जो कि फाइनेंशियल 24 में 5.6% ऑफ GDP रहा, ये फिजिकल 25 में 4.8% हो जाएगा और फिजिकल 26 में 4.4% हो जाएगा। What is India's rank among the world's most powerful nations in 2025 according to Forbes?
फोर्ब्स के अनुसार 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 12। देखिए साइड में आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं 1 to 10, इसमें भारत नहीं है। 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स है और 10th पर इसराइल है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज बताई गई हैं 2025 में, और टॉप पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके बाद चाइना है दूसरे नंबर पर, और 10वें नंबर पर इसराइल है। रशिया तीसरे नंबर पर है, चौथे पर यूके, 5वें पर जर्मनी, 6ठे पर साउथ कोरिया, 7वें पर फ्रांस, 8वें पर जापान और 9वें पर सऊदी अरब। अच्छा, 10वें पर इसराइल और 11वें पर है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई। फिर यूएई के बाद हम आते हैं 12th पोजीशन पर भारत। और जीडीपी एस्टिमेट हमारा कितना है? 3.55 ट्रिलियन यूएस डॉलर, पॉपुलेशन है 1.43 बिलियन। तो 5 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जिनके हिसाब से रैंकिंग दी गई है: लीडरशिप, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल पावर, ग्रेट इंटरनेशनल अलायंसेस एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो इसको डेवलप किया गया है बीएवी ग्रुप रिसर्चर्स के द्वारा यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के साथ मिलकर। What is India's rank in the global startup ecosystem according to Startup Blink's Startup Ecosystem Report 2024? स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 19th। और यहाँ पर आप टॉप 10 कंट्रीज भी देख पाएंगे। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पर इसराइल है, 10वें नंबर पर स्विट्जरलैंड है। तो देखिए स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसमें बताया है कि पूरे वर्ल्ड में जो लीडिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेंचर कैपिटल मार्केट है, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स भी है। 6 यूरोपियन कंट्रीज टॉप 10 में शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरे नंबर पर यूके है, तीसरे पर इसराइल, चौथे पर कनाडा, फिर सिंगापुर, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, द नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड्स। इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत 19th पोजीशन पर है और फिर से टॉप 20 में पहुंचा है और 13.529 इसका स्कोर है। विच लैटिन अमेरिकन कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू एग्जिट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव PRI? हाल ही में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है पनामा। तो पनामा फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन है जिसने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको एग्जिट किया है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है आप सभी जानते ही होंगे। इसके तहत जो चाइना है वो एशिया एंड अफ्रीका को यूरोप के साथ कनेक्ट करना चाहता है लैंड के जरिए, मैरीटाइम नेटवर्क के जरिए। इसका जो नाम है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये 2013 में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग के द्वारा दिया गया था और कई 2000 साल पहले जो हैन डायनेस्टी द्वारा सिल्क रोड इस्टेब्लिश की गई थी उसी से इंस्पायर भी है। ठीक है, सिल्क रोड आप सभी जानते हैं कि चाइना को मेडिटेरियन से कनेक्ट करता है यूरेशिया के जरिए, और इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी बोला जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे 2025? विश्व दलहन दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पल्सेस, ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। वर्ल्ड पल्सेस डे ये 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 2025 में इसका थीम रहेगा पल्सेस, ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड ये भी 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। ये भी एक यूनाइटेड नेशंस से संबंधित डे है। ऑन विच डेट इज नेशनल डी वॉर्मिंग डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है February 10। देखिए नेशनल डी वॉर्मिंग डे 10 फरवरी को मनाया जाता है और एनुअली इसको मनाया जाता है ताकि चिल्ड्रन को डीवॉर्म किया जा सके। वॉर्म्स हो जाते हैं उनके पेट में। 1 से 19 साल तक के बच्चों को गोली दी जाती है वो हर 6 महीने में। तो इसका मकसद है सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स इन्फेक्शंस को रिड्यूस करना 1 से 19 साल के बच्चों में जो होती है। इसके लिए अल्बेंडाजोल 400 mg एक चुएबल टैबलेट दी जाती है बाई एनुअली हर 6 महीने में आंगनबाड़ी सेंटर या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ये भी फरवरी के 2nd मंडे को हर साल मनाया जाता है और 2025 में 2nd मंडे कब आ रहा है फरवरी का? 10 फरवरी को, यानी कि आज मनाया गया है।
विच कंट्री टॉप्ड डिजिटल वेलबींग इंडेक्स, डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में भारत ने टॉप किया है लगातार तीसरे साल। ये रिपोर्ट रिलीज की गई स्नैप इंक के द्वारा। भारत का हाईएस्ट स्कोर रहा है 67। ऑनलाइन सेटिस्फेक्शन की बात करें तो भारत पहले नंबर पर है। 58% जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने सहमति जताई है अपने डिजिटल एक्सपीरियंस के साथ। यूएस से ऊपर है और यूके से भी ऊपर है। 70% जो पेरेंट्स हैं वो रेगुलरली चेक इन करते हैं जो उनकी टीन्स की ऑनलाइन एक्टिविटी है, क्या कर रहे हैं वो। और 2023 में 62% ही करते थे और अब कितने 70%। ठीक है। और 78% जो इंडियन जेन जी हैं वो ऑनलाइन सेफ्टी चाहते हैं अपने सिस्टम के लिए। हाईएस्ट रेट्स ऑफ सेक्सटोर्शन भी भारत में ही है। सेक्सटोर्शन मतलब ऑनलाइन ब्लैकमेल, प्राइवेट इमेजेस या फिर वीडियोस लीक करने के लिए जो धमकी दी जाती है। इंडिया का जो जेन जी यूज़र है इसमें हाईएस्ट रेट रिपोर्ट किए हैं ऑनलाइन थ्रेट्स से संबंधित, जैसे सेक्सटोर्शन या फिर ग्रूमिंग। 71% तो सेक्सटोर्शन से और 55% विक्टिम्स। Researchers from which country have successfully created the first ever kangaroo embryos using in vitro fertilization? किस देश के शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। तो ये अपने समझ से भी हो सकता है, जब भी कैंगारू की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया जो है प्रोबेबली आंसर रहता है। तो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने फर्स्ट एवर कैंगारू एम्ब्रोइज को क्रिएट किया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को यूज़ करके। तो पहली बार है जब कैंगारू एम्ब्रोय को डेवलप किया गया है, वो भी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा। ये टेक्निक ह्यूमन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट रेट है मैमल एक्सटिंक्शन का और पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया ने 33 मैमल स्पीसीज को खो दिया है। एट विच इंस्टीट्यूशन डिड इसरो अनवेल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फीस्ट सॉफ्टवेयर? इसरो ने फीस्ट सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का अनावरण किस संस्थान में किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है आईआईटी हैदराबाद। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर फीस्ट सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन का अनावरण किया है आईआईटी हैदराबाद में 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीटिंग के दौरान। तो इसको डेवलप किया गया है इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है और ये एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड पर बेस्ड है। और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे एरोस्पेस से संबंधित, ऑटोमोबाइल संबंधित, सिविल, मैकेनिकल, मैरीन इंजीनियरिंग संबंधित, उनको स्टडी करने के लिए, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ताकि उनका जो डिज़ाइन है उसको पहले ही टेस्ट किया जा सके फिजिकल कंस्ट्रक्शन से पहले। एक और इसी तरह की न्यूज़ देख लेते हैं। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इसरो एस सोमनाथ, इन्होंने सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इनोग्रेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इनहेंस कैपेसिटी फॉर डीकार्बनाइजेशन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डीकार्बनाइजेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, CMAI। देखिए, इंडिया के कार्बन मार्केट को स्ट्रेंथ करने के लिए, डिकार्बनाइजेशन एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यू दिल्ली में। तो एक कॉर्पोरेट्स का एक पूरा एक पूल बनाने की कोशिश की गई है जिसमें कई तरह के एक्सपर्ट्स रहेंगे। किस तरह से हम क्लाइमेट मिटिगेशन के मैकेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं उससे संबंधित यहाँ पर चर्चा होगी। विद whom हैज़ फिक्की पार्टनर टू इनहेंस इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन? अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए फिक्की ने किसके साथ सहायता की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सपो सिटी दुबई। देखिए, अर्बन कोऑपरेशन, इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने MOU साइन किया है एक्सपो सिटी दुबई के साथ। ये एग्रीमेंट कहाँ साइन किया गया? सिटीज़ इन एक्शन फोरम 2025 के दौरान। विच कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव हैज़ GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ज्वाइंट? GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड किस कॉर्पोरेट स्थिरता पहल में शामिल हो गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, UNGC। तो GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ये यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC का मेंबर बन गया है और GMR एयरपोर्ट ये प्लेस भी किया है कि जो भी 10 प्रिंसिपल्स हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के, उनके साथ अडोयर करेगा, जैसे ह्यूमन राइट्स संबंधित, लेबर, इन्वायरमेंट, एंटी करप्शन, इन सभी के साथ।
JL आप सभी जानते होंगे, दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, मीरान, इंडोनेशिया के एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करता है। विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस द ट्रूथ टेल हैकाथॉन चैलेंज? किस मंत्रालय ने ट्रूथ टेल हैकाथॉन चुनौती की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने ट्रूथ टेल हैकाथॉन चैलेंज को अनाउंस किया है इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA के साथ मिलकर। तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का सीज़न फर्स्ट होने वाला है, उसी का ये हिस्सा है हैकाथॉन। और कब होगा ये? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 के दौरान भारत में होगी ये। और इसका मकसद है जो मिस इन्फॉर्मेशन है लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान, उससे किस तरह से निपटा जा सकता है AI को यूज़ करके। और इसमें प्राइस पूल कितना है? 10 लाख रुपीज़ का। मतलब जो इस तरह का सिस्टम बनाएगा, डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल्स, उनको इनवाइट किया गया है कि आप ऐसा एक AI ड्रिवन टूल बनाइए जो रियल टाइम मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट कर सके, फैक्ट को वेरीफाई कर सके। Which public sector bank will conduct a hackathon on cyber security and fintech in association with IIT Madras? कौन सा बैंक IIT मद्रास के सहयोग से साइबर सुरक्षा और फिनटेक पर हैकाथॉन आयोजित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडियन बैंक। तो पब्लिक सेक्टर इंडियन बैंक ये एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करेगा साइबर सिक्योरिटी एंड फिनटेक से संबंधित IIT मद्रास के साथ मिलकर इस साल अप्रैल में। Hackathon will focus on key issues like endpoint security, fraud prevention in fintech, advanced fraud detection mechanism in cyber security domains. और the proposed hackathon will be part of a hackathon series by public sector banks in compliance with IB advisory to conduct such program in association with IITs, universities, science institutions. तो जो IB है इसकी एडवाइजरी आई हुई है कि बैंक जो इस तरह की हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करें IITs के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, साइंस इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो उसी का ये हिस्सा रहने वाला है। विच कंपनी वॉन गोल्ड शील्ड इन ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंस रिपोर्टिंग? वित्त रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार में किस कंपनी ने गोल्ड शील्ड जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है REC जो कि एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, एक लीडिंग NBFC है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इन्होंने गोल्ड शील्ड अवार्ड जीता है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर कैटेगरी के तहत ICAI अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंस रिपोर्टिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। REC लिमिटेड की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट सेक्टर पावर यूटिलिटी जो है हमारे देश में, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स हैं, NGOs हैं, प्राइवेट पावर डेवलपर्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराता है। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की सब्सिडरी है। इंडियाज़ फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी वॉज इनोग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूट? भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI। देखिए फेरेट क्या होता है ना, एक तरह का मैमल होता है, जैसे चूहा होता है ना, चूहा तो नहीं होता पर चूहे जैसा लगता है, थोड़ा उससे बड़ा सा होता है, ठीक है। तो उस पर रिसर्च की जाती है, अलग अलग वैक्सीन्स की किस तरह से वो रिएक्ट करता है। तो भारत ने यहाँ पर कटिंग एज बायोमेडिकल रिसर्च से संबंधित एक मेजर स्टेप लिया है। भारत का फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी और गर्भ इनी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी और एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया है। 3 अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो कहाँ पर हुआ है? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि फरीदाबाद हरियाणा में है। तो भारत ने यहाँ पर THSTI फेरेट रिसर्च फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इस्टेब्लिशमेंट है, बायोसेफ्टी और रिसर्च स्टैंडर्ड के साथ एडवेयर करती है, उनका अनुपालन करती है। वैक्सीन डेवलपमेंट, थेरेप्यूटिक टेस्टिंग और इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ से संबंधित जो भी प्रयोग हैं, जो भी टेस्ट हैं, वो इस पर किए जा सकेंगे फेरेट पर। गर्भिणी दृष्टि ये एक DPT डेटा डिपॉजिटरी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग हब है, इसको भी इसी THSTI में इस्टेब्लिश किया गया है। साथ ही एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट भी साइन किया गया THSTI द्वारा सुंडियोता नोवेंडिस प्रोबायोटिकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट चंद्रिका टंडन वॉन अ ग्रैमी अवार्ड 2025 फॉर विच एल्बम? भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है त्रिवेणी। इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर चंद्रिका टंडन, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी में। 67th एडिशन रहा ये ग्रैमी अवार्ड्स का, रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इसको लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स में। कुछ विनर्स देख लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर, बियॉन्स,
रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर, सॉन्ग ऑफ द ईयर या बेस्ट म्यूजिक वीडियो दोनों ही गए हैं नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर को। तो इस तरह से अवार्ड्स रहते हैं, ग्रैमी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर आप बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, ये मेन अवार्ड है, इनको ही आप देख लीजिएगा एक दो बारी, आपको पता चल जाएगा। मेन यही है जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं, जैसे एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट कंट्री एल्बम, बेस्ट रैप एल्बम, ये सभी। हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको कराई है। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे पीओ पोस्ट के लिए आईबीपीएस में या फिर एसबीआई में, या फिर आप आरबीआई में किसी पोस्ट का इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी अन्य बैंक में, तो वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सब आपके इसी कोर्स में कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं बार बार, जैसे पॉवर्टी से क्वेश्चन पूछते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, जीडीपी से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और डब्ल्यूपीआई, सीपीआई से क्वेश्चन बनते हैं, और स्टॉक मार्केट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब भी इसमें कवर्ड है। और इंश्योरेंस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी मटेरियल आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और डेमो लेक्चर्स, डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोनों ही कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। आपको क्या करना है, ऐप को हमारी इंस्टॉल करना है, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारी ऐप है, उसमें लॉगिन करना है और आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएंगे, आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि पुणे में गुइलियन बेयर सिंड्रोम फैलने का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? विच बैक्टीरिया इज बिहाइंड द गुइलियन बेयर सिंड्रोम आउटब्रेक इन पुणे? ऑप्शन हैं विब्रियो कोलेरे, क्लोस्ट्रीडायोटाइज डेफिसाइल, कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस एकलेक्टाई। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर वॉज द 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर हेल्ड? 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, फरीदाबाद। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर को इनोग्रेट किया है फरीदाबाद, हरियाणा में। पहली बार 2 राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश इस फेयर के लिए थीम स्टेट्स बनाए गए हैं। वहीं अगर हम पार्टनर नेशंस की बात करें तो बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जो कंट्रीज आती हैं, उन्हें पार्टनर कंट्रीज या पार्टनर नेशंस बनाया गया है इस सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर के लिए। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 11 फरवरी। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस
ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा इस्टेब्लिश डे है। इसका मकसद है जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है स्टेम में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, उसको बढ़ावा देना। हर साल 11 फरवरी को ये डे मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम रहेगा अनपैकिंग स्टेम कैरियर्स, हर वॉइस इन साइंस। व्हाट इज़ द न्यू ब्रांड नेम ऑफ जोमेटो? जोमेटो का नया ब्रांड नेम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, एटर्नल। जोमेटो जो कि एक लीडिंग फूड टेक कंपनी है, इन्होंने अपने आप को रिब्रांड किया है और अपना नाम रखा है एटर्नल, और बोर्ड ने भी इसको मंजूरी दे दी है। तो ये जो रीब्रांडिंग है दर्शाता है कि जोमेटो ना केवल फूड टेक कंपनी है बल्कि इसके भी बियॉन्ड ये अपना जो कार्य है उसको बढ़ाना चाहती है। बाकी आप जानते हैं ब्लिंकिट को इसने एक्वायर किया गया है, डिस्ट्रिक्ट ऐप है इसके पास, हाइपर प्योर भी इसने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो इन सबको ये आगे बढ़ाना चाहती है। जोमेटो के ग्रुप सीईओ और कोफाउंडर दीपिंदर गोयल हैं। इन विच कैटेगरी डिड ज़ेप्टो बिकम द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड मोबाइल ऐप? ज़ेप्टो की श्रेणी में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल ऐप बन गया है। सही आंसर ऑप्शन भी है, फूड एंड ड्रिंक्स। तो ज़ेप्टो जो कि इंडियन क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है, ये वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड मोबाइल ऐप बन गया है मोबाइल्स में। किस कैटेगरी में? फूड्स एंड ड्रिंक्स कैटेगरी में। ऐसा कहा है सेंसर टावर के डेटा ने। मैकडोनल्ड्स जो कि यूएस फास्ट फूड चैन है, ये मोस्ट डाउनलोडेड है। दूसरे मतलब ज़ेप्टो जो है ये तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन है? मैकडोनल्ड्स। कैलेंडर ईयर 24 की बात करें तो भारत 10 कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी सेशन सबसे ज़्यादा हुए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी सेशंस भारत में 26% तक बढ़े हैं 2024 में, अगर हम पिछले साल की तुलना करें, और इस मामले में भारत 8वें नंबर पर है। पहले नंबर पर जर्मनी है। अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो मीज़ो ये वर्ल्ड की 3rd मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है। फ्लिपकार्ट 6th पोजीशन पर है और पहले नंबर पर शीन है, दूसरे नंबर पर टेमू है। वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करें तो जियो सिनेमा ये 2nd मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है यूएसए के नेटफ्लिक्स के बाद। वहीं अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप कैटेगरी की बात करें, 3 इंडियन कंपनीज टॉप 10 में है। फ़ोन पे नंबर 1 पर है और पेटीएम और बजाज फिनसर्व भी इस रैंकिंग में है। वेयर डिड इंडिया रिसेंटली होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट? भारत ने हाल ही में प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, गांधीनगर, गुजरात। तो भारत ने गांधीनगर, गुजरात में फर्स्ट बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यूथ समिट को होस्ट किया है। इस समिट को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा CII-YI के साथ मिलकर, जो कि नॉलेज पार्टनर है। इस समिट का थीम रहा यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। With which company has the Ministry of Defense signed a contract for procurement of area denial munition Type 1 rockets? रक्षा मंत्रालय ने एरिया डेनियल म्यूनिशन Type 1 रॉकेट की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, EEL। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसने एक तो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL और एक म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के साथ, तो इसने साइन किया है एरिया डेनियल म्यूनिशन Type 1 रॉकेट की खरीद के लिए। और अगर हम बात करें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, तो इसके साथ हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रैगमेंटेड MK1 इनहेंस्ड रॉकेट के प्रोक्योरमेंट के लिए एक MOU साइन किया है। और ये सब प्रोक्योरमेंट किसके लिए किए जा रहे हैं? पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए। टोटल कॉस्ट है इन प्रोक्योरमेंट की 10,147 करोड़ रुपए। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ भी एक MOU साइन किया गया है जिसके तहत शक्ति सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया जाएगा। और ये सभी समझौते साइन किए गए हैं डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में। Which state's Chief Minister M.K. Stalin inaugurated TP Solar Limited's 4.3 gigawatt solar cell and module manufacturing plant? किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने TP सोलर लिमिटेड के 4.3 गीगावाट सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु।
देखिए, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टैलिन, इन्होंने हाल ही में 4.3 गीगावाट का सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनोग्रेट किया है। और ये प्लांट किसका है? टीपी सोलर लिमिटेड का, जो कि सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की। और कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? गंगाईकोंडम सिपकोट तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया का ये लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है और 3800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ बनाया गया है। 4000 जॉब्स इसने क्रिएट किए हैं। 80% वर्कफोर्स महिलाएं हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025? किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग असेंबली को बूस्ट करने के लिए राज्य में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025 को अप्रूव किया है। कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी 40% तक की, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स राज्य में सेटअप करना चाहते हैं। मतलब मैक्सिमम 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यूनिट्स इन्वेस्टिंग मोर देन 50 crore rupees will be given customized incentives. Up to rupees 2 crore will be provided for research and development, while stamp duty exemption is also included in the policy. Where was the NSTC International Academy inaugurated? NSTC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्रेटर नोएडा। जयंत चौधरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने NSTC इंटरनेशनल एकेडमी को इनोग्रेट किया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जिसमें वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा सके, ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा सके। हाउ मच लोन हैज़ द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर द केरल हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम? विश्व बैंक ने केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 2424.28 करोड़ रुपए। तो केरल गवर्नमेंट ने केरल हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की मंजूरी दे दी है और यहाँ पर 2424.28 करोड़ रुपए का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। इसको प्रोग्राम फॉर रिजल्ट यानी कि P4R मॉडल के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द प्रोग्राम इज इसेंशली meant for improving the life expectancy and quality of life of the people by helping them build a life free of preventable diseases, accidents, and premature deaths. All interventions under this program will be for the welfare of the poor. Which bank launched business startup current account and corporate startup current account? किस बैंक ने बिजनेस स्टार्टअप चालू खाता और कॉर्पोरेट स्टार्टअप चालू खाता लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ इंडियन बैंक। देखिए, प्राइवेट सेक्टर लेंडर साउथ इंडियन बैंक ने 2 स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप करंट अकाउंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक तो है SIB बिजनेस स्टार्टअप करंट अकाउंट, दूसरा SIB कॉर्पोरेट स्टार्टअप करंट अकाउंट। साउथ इंडियन बैंक के जो MD एंड CEO हैं ये PR शेषाद्री हैं। हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। Which Indian bank has begun partner with to enable direct bill payments from Canada to India? कनाडा से भारत में सीधे बिल भुगतान को सक्षम करने के लिए बीकन ने किस भारतीय बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है यस बैंक। तो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है बीकन। इसने भारत कनेक्ट, BBPS और यस बैंक के साथ मिलकर एक एडिशनल फीचर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है जिसके जरिए जो यूज़र्स हैं वो डायरेक्ट बिल पेमेंट कर सकते हैं इंडिया में कैनेडियन डॉलर्स को यूज़ करके अपने बीकन मनी अकाउंट से। तो इंडिया बिल पे ये नाम है इस फीचर का जो इन्होंने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐड किया है, जो मिग्रेंट्स हैं कनाडा में उनके लिए। टाटा कम्युनिकेशंस हैड डिसाइडेड टू सेल इट्स सब्सिडरी टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड टू विच कंपनी? टाटा कम्युनिकेशंस ने अपनी सहायक कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड को किस कंपनी को बेचने का फैसला किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, ट्रांजैक्शन सॉल्यूशंस इंटरनेशनल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आप अप्रूवल दे दिया है टाटा कम्युनिकेशंस को कि 100% स्टेक डाइवेस्ट कर सकता है अपनी सब्सिडरी टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड में। किसे? ऑस्ट्रेलियन फिनटेक कंपनी फिंडी की जो इंडियन सब्सिडरी है
ट्रांजैक्शन सॉल्यूशंस इंटरनेशनल इसे। ये डील की वैल्यू है 330 करोड़ रुपए। अच्छा, एक और न्यूज़ देख लेते हैं। शरण हेगड़े की फर्म है 1% क्लब, इसे सेबी से अप्रूवल मिल गया है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का लाइसेंस इन्हें प्राप्त हो गया है, तो अपने क्लाइंट को इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल एडवाइस दे सकेंगे। इन विच स्टेट इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीइंग एस्टैब्लिश्ड? उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने हाल ही में डबोटा, हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी है। इसको हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर 9.04 करोड़ रुपए की कॉस्ट के साथ। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड से मंजूरी हासिल की है 127 प्रोजेक्ट्स के लिए, और 903.21 करोड़ रुपए की ये डील रहेगी। सिमोना हैलेप who recently announced her retirement from tennis is from which country? सिमोना हैलेप, जिन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की, किस देश से हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, रोमानिया। देखिए, 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुकी हैं ये सिमोना हैलेप। इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है टेनिस से, और आपको बता दें 25 WTA टूर लेवल टाइटल्स इन्होंने जीते हैं। रोमानिया से हैं ये। 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स भी जीते हुए इन्होंने, 2018 का फ्रेंच ओपन और 2019 का विंबलडन। इसी तरह की एक और न्यूज़ की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है मार्कस स्टोइनिस, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है वनडे इंटरनेशनल से। इन 2024 what rank did India retain in the annual list of LEED certified projects? 2024 में भारत ने लीड प्रमाणित परियोजनाओं की वार्षिक सूची में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 3rd। देखिए, भारत ने 3rd स्पॉट अपना रिटेन रखा है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जो एनुअल लिस्ट आती है टॉप 10 कंट्रीज एंड रीजन्स फॉर लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरनमेंट डिज़ाइन, ठीक है, इसमें तो भारत में 370 लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं। चाइना टॉप पर है। अगर हम टॉप 10 रैंकिंग की बात करें, भारत तीसरे नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर कनाडा है, चौथे नंबर पर साउथ कोरिया, 5वें नंबर पर यूएई। जो लीड सर्टिफिकेशन हैं भारत में, इसको मैनेज किया जाता है ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन के द्वारा। तो एनुअल रैंकिंग आती है ये। देखिए, मैं आपको बता दूं पहले, अच्छा ये देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स इस रैंकिंग में शामिल नहीं है, हालांकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है लीड के लिए। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रीन बिल्डिंग का मतलब आप समझते हैं? ग्रीन बिल्डिंग का मतलब होता है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इस तरह की बिल्डिंग जहाँ पर सस्टेनेबल तरह से रिसोर्सेज को यूज़ किया हो। मान लीजिए वहाँ पर वेस्ट किस तरह से डंप करना है, उसकी अच्छी सुविधा है, ठीक है, और वहाँ की एयर काफ़ी प्योर है, पोल्यूशन नहीं है। वहाँ पर आप जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे सोलर लाइट को यूज़ कर रहे हैं, और कई तरह की चीज़ हो सकती हैं। वहाँ पर पोल्यूशन कम है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी तरीके से किया जा रहा है। मतलब ये नहीं कि स्ट्रीट लाइट दिन में भी खुल रही है। तो ये सभी जितनी भी चीज़ें होती है ना, जहाँ पर मतलब आप सस्टेनेबल तरीके से रह रहे हैं, उनको बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। तो इस तरह के भारत में मतलब 370 प्रोजेक्ट्स हैं, और इनको सर्टिफाई कौन करता है कि ये ग्रीन बिल्डिंग है? वो करता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। यूनाइटेड स्टेट्स से संबंधित है ये, ठीक है। तो जैसे किसी बिल्डिंग को लीड सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, वो सस्टेन आप कर सकते हैं वहाँ पर लंबे समय तक के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या मतलब है। व्हेन इज द नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 12th to 18th फरवरी। देखिए, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक ये 12 से 18 फरवरी के बीच सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2025 में इस वीक का थीम रहेगा फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। देखिए, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी मनाया जाता है, क्योंकि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई थी।
ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। डार्विन डे मनाया जाता है 12 फरवरी को ही, चार्ल्स डार्विन का बर्थडे होता है इस दिन। वहीं आपको यही जानना चाहिए कि 11 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया गया और 2025 में इसका थीम रहा टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो ये 11 फरवरी वाला है, ठीक है, सेफर इंटरनेट डे। इससे ऊपर के जो हमने देखे दो वो 12 फरवरी के हैं। In which city was the AI Action Summit 2025 held? AI Action Summit 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पेरिस। काफ़ी पोटेंशियल क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, पूछा जा सकता है ये। तो फ्रांस ने अपनी कैपिटल पेरिस में AI एक्शन समिट का 3rd एडिशन होस्ट किया है और इससे पहले ये समिट यूनाइटेड किंगडम में भी हो चुकी है 2023 में। 2024 में साउथ कोरिया ने इसको होस्ट किया। तो ये 3rd एडिशन है आपकी बार। और 5 मेजर थीम्स हैं इस समिट के: पब्लिक सर्विस AI, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI और लास्ट थीम है ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें भारत का नेतृत्व किया है। रोहित शर्मा became the 4th highest run getter for India in the 50 over format. Which player did he overtake to achieve this feat? रोहित शर्मा 50 ओवर के प्रारूप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए किस खिलाड़ी को पछाड़ा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है राहुल द्रविड़। रोहित शर्मा ने अपने 50th वनडे इंटरनेशनल एज इंडियन कैप्टन, मतलब कप्तान के तौर पर उनका 50th ODI रहा। 119 रन स्कोर किए इंग्लैंड के अगेंस्ट कटक में, उड़ीसा में ये मैच खेला गया और 4th हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं 10,987 रन के साथ भारत के लिए 50 ओवर फॉर्मेट में। और इनसे पहले जो 4th पोजीशन पर थे वो राहुल द्रविड़ थे 10,889 रन के साथ, तो इनको पीछे छोड़ दिया है। अब इनसे ऊपर केवल 3 बैट्समैन हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और सौरभ गांगुली। 267 वनडे इंटरनेशनल्स रोहित शर्मा ने खेले हुए हैं। एवरेज इनका 49.26 का है, स्ट्राइक रेट 92.70 का है। ये 10th हाईएस्ट रन गेटर हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। साथ ही सचिन तेंदुलकर का भी इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। ये 2nd हाईएस्ट रन गेटर बन गए इंडिया के लिए, अगर हम ओपनर के तरीके से देखें, एज एन ओपनर। और हाईएस्ट रन गेटर कौन है ओपनर की तरफ से? वीरेंद्र सहवाग। विच कंट्री लॉन्च द ड्रोन कैरियर वारशिप शाहिद बघेरी? किस देश ने ड्रोन वाहक युद्धपोत शाहिद बघेरी लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है ईरान। तो ईरान ने अपना फर्स्ट ड्रोन कैरियर वारशिप इनोग्रेट किया है जिसका नाम है शाहिद बघेरी, और ये ओशन में ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। और ड्रोन का जो पूरा स्क्वाड्रन होता है, ठीक है, उसको कैरी कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स को भी, क्रूज मिसाइल्स को भी। साथ ही ईरान ने हाल ही में एक नई बैलिस्टिक मिसाइल भी रिवील की है जिसका नाम है एटीमैट। 1700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। साइक्लोन 2025 इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? चक्रवात 2025 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है इजिप्ट। भारत और इजिप्ट ये दोनों ही मिलकर राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 10 से 23 फरवरी के बीच में, और इस एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन 2025। ये 3rd एडिशन है इस साइक्लोन एक्सरसाइज का, और थीम है इसका, या फिर आप मोटो कह सकते हैं, टुगेदर वी ट्रेन टुगेदर वी एक्शन। और एक मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कल ही मेरे पास पर्सनल भी इन्होंने मैसेज किया और कमेंट भी किया। आदर्श इनका नाम है, नागपुर से है ये। तो इनका RBI ग्रेड B क्लियर हो गया है, और इनका मैसेज आया था मेरे पास करंट अफेयर्स से संबंधित। इन्होंने हमारी चैनल से तैयारी की करंट अफेयर्स की, और बताया था कि किस तरह से करंट अफेयर्स से काफ़ी डर लगता था, और फिर धीरे धीरे जैसा हमारा कंटेंट पढ़े तो काफ़ी ईजी इन्हें लगा पढ़ने में, और अच्छा स्कोर कर पाए, और फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये बहुत बड़ा जैकपॉट इन्होंने हिट किया है RBI ग्रेड B का, और हमारी ओर से करंट अफेयर्स फंडा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि आप बिल्कुल सही जगह से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। देखिए, मेरे पास पहली बार आया है किसी RBI ग्रेड B एस्पिरेंट का मैसेज, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड रहा। वैसे PO के काफ़ी आते हैं, क्लर्क के भी काफ़ी आते हैं, और SSC वालों के भी आ जाते हैं, पर पहली बार RBI ग्रेड B सिलेक्टेड कैंडिडेट का है, क्योंकि गिने चुने ही सिलेक्शन होते हैं इसमें, और काफ़ी अच्छा लगा
देखिए सेलेक्ट बहुत बहुत लोग होते हैं, पर कुछ ही लोग हैं जो अपना टाइम निकालते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं एफर्ट्स को। हालांकि मेहनत तो इनकी रही है, ठीक है, पर फिर भी अगर आप ये कह देते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल मिली तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमें लगता है कि यार ठीक है, हम अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप लोगों का भी इंतज़ार करूँगा मैं। आप लोग जब सेलेक्ट हो जाओगे इस तरह के मैसेज काफ़ी संख्या में करना, ताकि मैं शेयर कर सकूँ रेस्पिरेंट्स के साथ। हु रिसेंटली रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है एन बीरेन सिंह। मणिपुर चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। इन्होंने रिजाइन कर दिया है। आप सभी जानते हैं 2 साल से एथनिक वायलेंस चल रहा है मणिपुर में, और बीरेन सिंह ने अपना रेजिग्नेशन दिया है गवर्नर अजय कुमार भल्ला को। 3 मई 2023 की बात है जब ये एथनिक वायलेंस शुरू हुआ मणिपुर में, जिसकी कैपिटल इम्फाल है। वायलेंस दरअसल क्या है, कुछ लोग वैली में रहते हैं, कुछ लोग हिल एरिया में रहते हैं, उन दोनों के बीच में ही है। तो मैतेई पीपल जो मेजोरिटी है मणिपुर में इम्फाल वैली में रहती है, और कुकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है हिल्स में रहती है। नामीबियन इंडिपेंडेंस लीडर हु इज़ नोन टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ द कंट्री पास्ट अवे, व्हाट इज़ हिज नेम। नामीबिया के स्वतंत्रता नेता जिन्हें देश के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है सैम नुजोमा। तो सैम नुजोमा एक्टिविस्ट रहे, गुरिल्ला लीडर रहे, नामीबिया के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे। साउथ अफ्रीका से नामीबिया को जब इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। 95 की एज में इनका निधन हो गया। 21 मार्च 1990 की बात है जब ये प्रेसिडेंट बने, और इनको 2005 एक्ट के जरिए, पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए फाउंडिंग फादर ऑफ द नामीबियन नेशन रिकॉग्नाइज किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। एक ऑबिशरी और देखते हैं। वेटरन ब्रिटिश एक्टर ब्रायन मुर्फी, इनका निधन हो गया 92 की एज में। एक और ऑबिशरी, प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान, जिन्हें आगा खान 4 बोलते हैं, इनका भी निधन हो गया लिस्बन पुर्तगाल में। 88 की एज थी इनकी। रिलीजियस लीडर थे, बिजनेसमैन थे, सोशलाइट थे, और 49th इमाम थे इस्माइलिज्म के 1957 से ही। इनको डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जाता है प्रोफेट मोहम्मद का, और इनके बदले अब जगह ली है 50th इमाम के तौर पर प्रिंस रहीम अल हुसैनी ने। इंडिया एंड विच कंट्री साइन एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत और किस देश ने रसद और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है साउथ कोरिया। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में। द MOU will enhance cooperation in logistics and infrastructure development, leveraging KOTI's expertise to support India's ambitious infrastructure initiatives. Who has been appointed as the new head of City India? City India के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है के बालासुब्रमण्यम। ग्लोबल बैंकिंग मेजर सिटी, इन्होंने के बालासुब्रमण्यम को हेड ऑफ इंडिया नियुक्त किया है, और इस पोजीशन पर ये आशु खुल्लड़ की जगह ले रहे हैं, जिन्हें ग्लोबल एसेट मैनेजर्स को हेड नियुक्त किया गया। सिटी ग्रुप आप सभी जानते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस है, न्यूयॉर्क बेस्ड है ये। टिल विच ईयर हैज़ द जल जीवन मिशन बीन एक्सटेंडेड। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2028। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है। बजट रखा है 67,000 करोड़ रुपए का। अगस्त 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है जल जीवन मिशन, याद रखिएगा। और इसका मकसद है जो हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराना, जिसके जरिए 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ड्रिंकिंग वाटर सभी रूरल हाउस होल्ड्स को प्राप्त हो सके। 2024 तक का था इसका टारगेट। ये 3400 करोड़ रुपए दिए गए हैं नमामि गंगे सेकंड प्रोजेक्ट के लिए 2025-26 के। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को दिए गए हैं 7,192 करोड़ रुपए 2025-26 के लिए। Which insurance firm has partnered with Policy Bazaar to launch the Smart Invest Pension Plan? Smart Invest Pension Plan योजना लॉन्च करने के लिए किस बीमा कंपनी ने पॉलिसी बाजार के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन सी है PNB MetLife। तो लाइफ इंश्योरेंस फर्म है PNB MetLife, इन्होंने पार्टनरशिप की है पॉलिसी बाजार के साथ, जिसके जरिए इन्होंने PNB MetLife स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान लॉन्च किया है।
The Smart Invest Pension Plan is designed for individuals between 40 to 50 years of age and offers a flexible approach to early retirement planning. Which company has partnered with Bank of Baroda to finance residential rooftop solar projects? आवासीय छत सौर परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किस कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक पार्टनरशिप की है ताकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस की सुविधा दी जा सके। बोथ द एंटिटीज हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर विच जो एप्लीकेंट है वो 6 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है और इंटरेस्ट रेट देना उसको 7% पर एनम का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आप सभी जानते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है और 1 करोड़ हाउस होल्ड्स तक सोलर पावर सप्लाई करना इसका टारगेट है मार्च 2027 तक। विद विच इंडियन इंस्टीट्यूट्स डिड द फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट साइन MOUs फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी? फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट ने स्थिरता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए किन भारतीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है IIT रोपड़ एंड बिट्स प्लानी। तो जर्मनी बेस्ड फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर इंटरफेशियल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी के साथ। तो वो ये वेस्ट एनर्जी संबंधित सहयोग करेंगे और सस्टेनेबल क्लाइमेट न्यूट्रल इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे इस तरह से। NTPC signed a 25-year power purchase agreement with which of the following? NTPC ने निम्नलिखित में से किसके साथ 25 वर्षीय बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी। तो NTPC ने एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ जिसके तहत 200 किलोवाट RTC पावर सेल की जाएगी सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड जो चुशूल लद्दाख में है और 25 साल तक के लिए। सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड ये क्या करेगा? जो इंडियन आर्मी का एग्जिस्टिंग डीजल जेनसेट्स हैं उनको रिप्लेस करेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो भी कम हो सके और फॉसिल फ्यूल की डिमांड भी रिड्यूस हो सके। दीपक कुमार केडिया वॉज ऑनर्ड विद विच अवार्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? दीपक कुमार केडिया को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड। तो दीपक कुमार केडिया इंस्पेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं। इन्हें CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है पब्लिक सर्विस में खास करके लॉ इन्फोर्समेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी में उसी को सराहा गया है। वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स मीटिंग हाल ही में यशोभूमि दिल्ली में हुई है। वहाँ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इन विच 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वॉज द स्वावलंबिनी प्रोग्राम लॉन्च? स्वावलंबिनी कार्यक्रम किन 3 पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है आसाम, मेघालय एंड मिजोरम। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने नीति आयोग के साथ मिलकर स्वावलंबिनी एक योजना या प्रोग्राम शुरू किया है आसाम, मेघालय और मिजोरम में। तो इसमें क्या है जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नॉर्थ ईस्ट में उनको एसेंशियल एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप किया जाएगा, रिसोर्सेज दी जाएंगे, उनको मेंटरशिप दी जाएगी ताकि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड रेडियो डे 2025? विश्व रेडियो दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड रेडियो डे ये हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इस डे की स्थापना 3 नवंबर 2011 को की गई थी। 2025 में वर्ल्ड रेडियो डे का थीम रहेगा रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए वर्ल्ड यूनानी डे भी एक डे होता है, ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, पिछला है 11 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हकीम अजमल खान जो कि जाने माने यूनानी स्कॉलर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। साल 2025 में यूनानी डे का थीम रहेगा इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। According to the नीति आयोग report, which state or UT spends the highest percentage of its GDP on education? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने सकल घरेलू उत्पाद का सबसे अधिक प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। इसमें बताया गया है कि जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें जो जम्मू कश्मीर है ये अपनी जीडीपी के अगर परसेंटेज के तौर पर देखें तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर खर्च करता है। ठीक है, अपनी जीडीपी का 8.11% ये एजुकेशन पर खर्च करता है, जो कि सभी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर मणिपुर आता है, फिर मेघालय आता है, फिर त्रिपुरा आता है। और सबसे कम कौन करते हैं? दिल्ली, तेलंगाना और कर्नाटका, अगर इनकी जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर हम देखते हैं। वहीं अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, मतलब पर यूथ जो स्पेंड करता है हायर एजुकेशन पर, उसमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये अग्रणी स्टेट हैं। वहीं राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ ये लैग कर रहे हैं। हायर एजुकेशन फंडिंग की बात करें, सबसे ज़्यादा बजट 11,421 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र ने अलॉट किया हुआ है। उसके बाद बिहार आता है, फिर तमिलनाडु आता है। वहीं अगर हम कम बजट वाले स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। अगर हम हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो बिहार टॉप पर है। 1.56% ऑफ इट्स जीएसडीपी ये स्पेंड करता है हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर आता है, फिर मणिपुर आता है। और इस मामले में लोवेस्ट किसका है? तेलंगाना का, मात्र 0.18%। Till which year has the tenure of the National Commission for सफाई कर्मचारीज been extended? राष्ट्रीय सफल कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 2028। यूनियन कैबिनेट ने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज इसका टेन्योर 3 और साल तक के लिए बढ़ा दिया, यानी कि मार्च 2028 तक। और इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा, यानी कि जो बजट रहेगा, ये जो एक्सटेंड किया गया है 51 करोड़ रुपए रहने वाला है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो बजट वगैरह लगता है, जो काम के लिए, जिसका प्रेजेंट टेन्योर है इस कमीशन का, वो एंड होना था 31 मार्च को, लेकिन अब 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। देखिए पहली बार जो ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इसको सेटअप किया गया था 1994 में, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993 के तहत। तब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था 2004 तक। उसके बाद फिर ये लॉ लैप्स हो गया। तभी से जो ये कमीशन है ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के तहत। इसके चेयरपर्सन है एम वेंकटेशन। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द मुरुगन टेम्पल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मुरुगन मंदिर का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जकार्ता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जकार्ता, इंडोनेशिया में मुरुगन टेम्पल को इनोग्रेट किया है। इंडियन, जापानीज और बैलिनीज ट्रेडिशंस का ये कॉन्फ्लुएंस है, ब्लेंड है ये टेम्पल। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महाकुंभभिषेकम सेरेमनी जो हुई है श्री सनातन धर्म आलयम की, इसमें भी पार्टिसिपेट किया है, जिसे जकार्ता मुरुगन टेम्पल में जहाँ पर ये सेरेमनी हुई है। ये इंडोनेशिया का फर्स्ट एवर टेम्पल है जो लॉर्ड मुरुगन को डेडिकेटेड है। लॉर्ड जो कार्तिकेय हैं उनको ही मुरुगन कहा जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया? एरो इंडिया के 15वें संस्करण की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है द रनअवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एरो इंडिया का जो 15th एडिशन है इसको इनोग्रेट किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में। एरो इंडिया एशिया का बिगेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन है। इसका थीम रहा है द रनअवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 5 दिन तक ये चला है। और रक्षा मंत्री ने डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव को भी यहाँ होस्ट किया है, जिसका थीम रहा बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल इंगेजमेंट। पहली बार इतिहास में एरो इंडिया 2025 में वर्ल्ड के 2 मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। एक तो है रशियन Su-57, दूसरा है अमेरिकन F-35 लाइटनिंग सेकंड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 96। राइट साइड में आप देख सकते हैं 1 to 10 रैंकिंग। बात कर रहे हैं हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024 की।
यहाँ पर 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है और उसमें भारत 96 नंबर पर है। भारत का स्कोर ड्रॉप हुआ है, 38 पहुँचा है। 2024 में इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर 38 है, 39 था 2023 में, 40 था 2022 में, और 2023 में भारत की रैंक 93 थी। अब कितनी है 2024 में? 96, मतलब 2024 के इंडेक्स में 96 है। 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है जो भी पब्लिक सेक्टर करप्शन है उसके बेसिस पर। अगर इनका स्कोर 0 के जितना पास होगा यानी कि हाईली करप्ट है, 100 के जितने पास जाते रहेंगे इसका मतलब उतने ही क्लीन है। इंडिया के नेबर्स की बात करें, पाकिस्तान की रैंक 135 है, श्रीलंका की 121 है, बांग्लादेश की रैंक 149 है, चाइना की रैंक 76 है। डेनमार्क इसमें टॉप पोजीशन पर यानी कि लीस्ट करप्ट नेशन है। उसके बाद फिर फिनलैंड आता है, फिर सिंगापुर, फिर न्यूजीलैंड, फिर लग्जमबर्ग, फिर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल एवरेज 43 का है और 2/3 ऑफ कंट्रीज़ का जो स्कोर है वो 50 से कम ही रहा है। हालांकि 2012 से 32 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपना करप्शन लेवल को रिड्यूस किया है। साइड में आप देख रहे हैं भारत की रैंक, तो गाम्बिया और मालदीव्स के साथ भारत 96 पोजीशन पर है। साउथ सुडान लास्ट नंबर पर है 180 पर। इससे ऊपर फिर एक पायदान सोमालिया है, उससे ऊपर वेनेजुएला, उससे ऊपर सीरिया। विच कंपनी अपॉइंटेड जस्टिन होटार्ड एज इट्स न्यू CEO? जस्टिन होटार्ड को किस कंपनी ने अपना नया CEO नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है नोकिया। नोकिया ने अनाउंस किया है कि इनके CEO की पोस्ट पर पेका लुंडमार्क के बदले जस्टिन होटार्ड को नियुक्त किया गया है, जो कि अमेरिकन एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे हैं US चिप मेकर इंटेल में। नोकिया कॉरपोरेशन की बात करें, फिनलैंड की एक मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। पल्प मिल के नाम से इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1865 में। इसका हेडक्वार्टर्स एस्पू फिनलैंड में है। What is the primary objective of the 5-year Cotton Mission announced by the Finance Minister निर्मला सीतारमन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा घोषित 5 वर्षीय कपास मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, फैसिलिटेट प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 5 साल का एक मिशन कहा है जिसके तहत जो कॉटन फार्मिंग है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए जाने पर ध्यान दिया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया जाएगा, और जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज़ होते हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। एक्स्ट्रा लॉन्ग, देखिए कॉटन जो है ना, उनकी जो फाइबर है उसकी लेंथ के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट स्टेपल के तौर पर। गोसिपियम हिस्टोरम, भारत में जो कॉटन ग्रो होती है 96% वो यही होती है, और ये मीडियम स्टेपल कैटेगरी में आती है, यानी कि मीडियम लेंथ की होती है 25 से 28.6 mm की। वहीं ELS वैरायटीज़ की अगर हम बात करें, जो कि हमने पहले पैराग्राफ में देखा यहाँ पर, जिस पर जोर रहेगा, ELS वैरायटी की जो फाइबर लेंथ होती है 30 mm या इससे अबव की होती है, और ये किस स्पीसीज से आते हैं? गोसिपियम बारबाडेंस से, जिसे इजिप्शियन या फिर पीमा कॉटन भी बोलते हैं, और ये साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई है। मेनली चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में ग्रो की जाती है। वेयर वॉज द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम हेल्ड? 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी होगा, न्यू दिल्ली। देखिए 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम ये नई दिल्ली में हुआ है। थीम रहा ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया एशियन फिशरीज सोसाइटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एशियन फिशरीज सोसाइटी इंडियन ब्रांच बेंगलुरु के द्वारा। सेकेंड टाइम है जब भारत ने इस फोरम को होस्ट किया है। इससे पहले कोची में भी भारत होस्ट कर चुका है 2007 में। हु वॉन द चेन्नई ओपन 2025 मैन सिंगल्स टाइटल? चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, कायरियन जैक्वेट। तो फ्रांस के कायरियन जैक्वेट, इन्होंने चेन्नई ओपन 2025 टेनिस मैन सिंगल्स टाइटल जीता है। स्वीडन के एलियास रियमर को इन्होंने फाइनल में हराया है। ये खेला गया तमिलनाडु में। मेंस डबल्स टाइटल शिंतारो मोचिजुकी और काइतो युशुगी ने जीता है जापान के। और कुछ इसी तरह के देख लेते हैं टेनिस से संबंधित। स्पेन के कार्लोस एल्कराज ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनोर को हराकर रॉटरडैम ओपन जीता है, और ये इनका फर्स्ट इंडोर हार्ड कोर्ट टाइटल रहा है इनके कैरियर का। स्विट्ज़रलैंड की जिल तेशमन, इन्होंने थाईलैंड की मंचाया
सवंगियो को फाइनल में हराकर मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट जीता है। एलेना प्रिडाकिना और अमीना अंसबा इन्होंने डबल्स टाइटल जीते हैं। विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल गेम्स इन 2027? 2027 में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है मेघालय। मेघालय नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा 2027 में। मेघालय का जो स्टेटहुड है उसकी भी 50th एनिवर्सरी है, तो इसी मौके पर इसको मेघालय राज्य को इसकी मेजबानी राइट्स दिए गए हैं, ऐसा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस किया है। जो फर्स्ट मॉडर्न नेशनल गेम्स हुए थे ओलंपिक के तर्ज पर, ये 1985 से इनकी शुरुआत हुई थी न्यू दिल्ली में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेज टू कर्ब अनरेस्ट? अशांति को रोकने के लिए बांग्लादेश के सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है ऑपरेशन डेविल हंट। तो बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने 1308 लोगों को अरेस्ट किया है ऑपरेशन डेविल हंट के तहत, क्योंकि बांग्लादेश में आप सभी जानते हैं शेख हसीना की गवर्नमेंट जो है गिरी है, और जब से वहाँ से निकली हैं बाहर, भारत आई हैं, तब से वहाँ पर काफ़ी अनरेस्ट चल रहा है और तोड़फोड़ चल रही है। जो अवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी के लोग हैं उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, और इवन अपने फाउंडिंग फादर जो हैं उनके भी घर को उन्होंने जला दिया, उनका पुतला भी जो है उन्होंने तोड़ दिया जो खड़ा हुआ था, मतलब स्टैचू। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब इनको भी डर है, जो ये चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, कि कहीं कुछ और लोग भड़क कर कहीं हमें फिर से ना हम पर ही कब्जा ना कर लें। तो इस वजह से जो भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। Reliance Consumer Products Limited has launched a new sports hydration drink under which brand name? Reliance Consumer Products Limited ने किस ब्रांड नाम के तहत एक नया स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी स्पिनर। तो रिलायंस ने अपने FMCG आर्म रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के जरिए स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक को लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पिनर। इसको को क्रिएट किया गया है श्रीलंकन क्रिकेट आइकन मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर। एक और न्यूज़ देख लेते हैं रिलायंस से संबंधित। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मुंबई इंडियंस हैं इन्होंने अपनी सब्सिडरी राइस वर्ल्ड वाइड के जरिए 49% स्टेक एक्वायर किए हैं लंदन बेस्ड ओवल इनविंसिबल्स में। विच फिल्म वॉन द NETPAC अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2025? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडैम 2025 में किस फिल्म ने NETPAC पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है बैड गर्ल। बैड गर्ल जो कि डेब्यू फीचर फिल्म रही डायरेक्टर वर्षा भारत की, इन्होंने NETPAC अवार्ड जीता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2025 में। इसको प्रेजेंट किया गया है फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और वैत्री मारन के द्वारा। जो NETPAC अवार्ड है यानी कि नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा, ये एनुअली दिया जाता है एशियन पैसिफिक रीजन की जो स्टैंड आउट फीचर फिल्म होती है उन्हें। The Reserve Bank of India recently approved the voluntary amalgamation of the Citizen Cooperative Bank with which bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में द सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के किस बैंक के साथ स्वैच्छिक एकीकरण को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए TJSB सहकारी बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 वॉलंटरी अमलगमेशन को अप्रूव किया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं ये, एक तो सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक है वास्को डी गामा गोवा में, इसको मिलाया गया है TJSB सहकारी बैंक थाने महाराष्ट्र के साथ। वहीं पुणे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक सातारा महाराष्ट्र, इसको मिलाया गया है पिंपरी चिंचवाड़ सहकारी बैंक पुणे महाराष्ट्र के साथ। 2004-05 से ही RBI ने शुरुआत की थी इस तरह के अमलगमेशन की। और अब अगर हम देखें तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका नंबर काफ़ी डिक्लाइन होते आ रहा है पिछले 2 डेकेड्स में। ठीक है, 1926 से घटकर 1472 ये बचे हैं। 2023-24 में ही 24 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए थे। इंडिया शेयर्स इट्स 80th रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अन्य किन देशों के साथ 80वीं रैंक पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अल्जीरिया, इक्वाटोरियल गिनी एंड ताजिकिस्तान। देखिए बात कर रहे हैं 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो सिंगापुर इसमें टॉप पोजीशन पर है। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है। इंडिया का जो पासपोर्ट रैंक है वो 80th पोजीशन पर है और 80th पर ही अल्जीरिया, इक्वाटोरियल गिनी और ताजिकिस्तान भी हैं।
ये जो 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसको हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा कंपाइल किया जाता है। 199 पासपोर्ट्स को ये एक्सेस करते हैं। किस बेसिस पर? कि कितनी डेस्टिनेशंस को वे वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे सिंगापुर का है वीज़ा, सिंगापुर का वीज़ा किसी के पास है, ठीक है, तो इसकी रैंक सबसे अच्छी क्यों है? क्योंकि जिसके पास ये वीज़ा है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकता है। तो सिंगापुर के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो वीज़ा फ्री एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं 193 आउट ऑफ 227 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड। दूसरे नंबर पर जापान और साउथ कोरिया हैं, और 7 देश तीसरे नंबर पर हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन ये तीसरे नंबर पर हैं। बॉटम की बात करें तो सबसे लास्ट में अफगानिस्तान आता है 99 पोजीशन पर, और ये केवल 25 डेस्टिनेशंस को वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराता है। इससे एक पायदान ऊपर सीरिया है, फिर इराक है। इंडिया के नेबर्स की बात करें तो म्यांमार की रैंक 88 है, श्रीलंका की 91, बांग्लादेश की 93, नेपाल की 94 और पाकिस्तान की 96। इंडिया 80th पोजीशन पर है और 56 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराता है। यूनाइटेड अरब अमीरात बिगेस्ट गेनर दिखा है इस इंडेक्स में। 72 डेस्टिनेशंस को इसने ऐड किया है 2015 से, और अब ये जो है 10 पोजीशन पर आता है। इकलौता अरब नेशन है जो टॉप 10 में आता है और वीज़ा फ्री एक्सेस देता है 125 कंट्रीज़ में। चाइना की बात करें, ये 83 डेस्टिनेशंस को वीज़ा फ्री एक्सेस देता है, 59th स्पॉट पर है। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैटर टू रीच 2500 ODI रन्स? सबसे तेज 2500 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, शुभमन गिल। इंडिया के वाइस कैप्टन शुभमन गिल, इन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में अपना 7वां वनडे इंटरनेशनल 100 कंप्लीट किया है। इसी के साथ ये क्विकेस्ट बैटर बन गए हैं जिन्होंने 2500 ODI रन्स बनाए हैं, यानी सबसे कम मैचेस लिए इन्होंने। अपना 50th मैच था इनका इस वनडे इंटरनेशनल का, और 2500 इन्होंने बना दिए। इससे पहले रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के हासिम अमला के नाम था, जिन्होंने ये अचीवमेंट 51 इनिंग्स में पूरी की थी। और आपको बता दें साथ ही ये 5000 इंटरनेशनल रन्स भी इन्होंने अपने पूरे किए हैं। कुछ और न्यूज़ देखें क्रिकेट संबंधित। 33 साल 164 डेज की उम्र में वरुण चक्रवर्ती, ये हाल ही में सेकंड ओल्डेस्ट इंडियन बने जिन्होंने डेब्यू किया है, ठीक है, और मतलब इसमें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। इससे पहले फारूक इंजीनियर के नाम ये रिकॉर्ड था। रोहित शर्मा ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। क्रिस गेल ने 331 सिक्सेस जड़े हुए हैं वनडे इंटरनेशनल में, और रोहित शर्मा ने पीछे छोड़ दिया है। अब रोहित शर्मा से आगे केवल शाहिद अफरीदी हैं पाकिस्तान के, और 13 सिक्सेस ही ज़्यादा हैं इनके। तो जल्दी रोहित शर्मा जो है सबसे ज़्यादा सिक्सेस हिट करने वाले बैट्समैन बन जाएंगे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। फॉर्मर श्रीलंका कैप्टन दिमुथ करुणारत्ने, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। What is the name of India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant? भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, सृजनम। देखिए, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इनोग्रेट किया है एम्स न्यू दिल्ली में। इस प्लांट का नाम है सृजनम। इसको डेवलप किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करता है और डिसइंफेक्ट कर सकता है जो भी पैथोजेनिक वेस्ट हैं, जैसे ब्लड, यूरिन, स्पुटम, लेबोरेटरी डिस्पोजल्स, इन सभी को। और जलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप डिस्पोज कर देगा, और जो अडर आती है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा, जो वहाँ से दुर्गंध आती है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 400 kg की, और 10 kg डिग्रेडेड मेडिकल वेस्ट पर डे इनिशियल फेजेस में ये भी हैंडल कर सकता है। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स? कौन सा देश पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, सऊदी अरब। तो फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स ये 2027 में रियाद सऊदी अरब में होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऐसा अनाउंस किया है। 12 साल की डील है, और आप जानते ही हैं सऊदी अरब 2034 का फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात करते हैं, स्थापना 1894 में हुई थी पियर डी कॉबर्टिन और डेमेट्रियस विकेलास के द्वारा। हेडक्वार्टर्स लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक। इन विच कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली पार्टिसिपेट? भारतीय सेना ने हाल ही में किस व्यापक प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, एक्सरसाइज विंज्ड रेडर। तो इंडियन आर्मी की जो ट्रूप्स हैं इन्होंने हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया एयरफोर्स के साथ। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज विंज्ड रेडर और कई तरह की इसमें प्रैक्टिस की गई है, मतलब ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी है। और साथ ही इसमें ईस्टर्न थिएटर में पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरबोर्न ऑपरेशंस की ट्रेनिंग हुई है चिनूक हेलीकॉप्टर से। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह, इन दोनों ने साथ में LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाया है। What are the two exclusive internet domains introduced by the RBI for financial institutions to combat cyber fraud? साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए RBI द्वारा शुरू किए गए दो विशेष इंटरनेट डोमेन कौन से हैं? सही आंसर ऑप्शन है बैंक.in एंड fin.in। देखिए, फ्रॉड रिस्क को कम करने के लिए डिजिटल बैंकिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन्स लॉन्च किए हैं। इनका नाम है बैंक.in और fin.in। जो भी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनको यूज़ कर सकेंगे। मकसद वही है, जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसको रिड्यूस करना, जो मैलिशियस एक्टिविटीज़ है जैसे फिशिंग और जो स्ट्रीमलाइन सिक्योर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो करना, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विस हैं उनको सिक्योर करना, और डिजिटल बैंकिंग में ट्रस्ट लोगों का बना रहे, उसके लिए इनको लॉन्च किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDR-BT ये एक्सक्लूसिव, ये इसका रजिस्ट्रार के तौर पर कार्य करेगा और जो रजिस्ट्रेशन हैं इसके अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। इंडिया हैज रिसेंटली अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय सरपासिंग हाउ मैनी गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी? भारत ने हाल ही में कितने गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन सी है 100 गीगावाट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हाल ही में भारत में जो इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी है वो 100 गीगावाट के पार चली गई है। तो टोटल जो सोलर कैपेसिटी हमारी कितनी हो चुकी है अब? 100.33 गीगावाट की। और हमने कितना टारगेट रखा है 2030 तक, जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी है वो हमारी 500 गीगावाट की हो जाए, ये हमने अपना उद्देश्य रखा हुआ है। इंडिया का जो सोलर पावर सेक्टर है इसमें 3450% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। अगर हम 2014 से कंपेयर करें और अब 2025 में, तो कहाँ 2.82 गीगावाट था पहले 2014 तक, 2025 में 100 गीगावाट इंस्टॉल हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है हमारे देश में, ठीक है, उसमें 47% सोलर एनर्जी है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इस मामले में। हु लॉन्च द शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन? शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान किसने शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन भी है प्रताप राव जाधव। देखिए, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं मेडिसिनल प्लांट्स के, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक स्पेसिफिक कैंपेन जिसका नाम है शतावरी फॉर बेटर हेल्थ, इसको लॉन्च किया गया प्रताप राव जाधव द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। शतावरी नाम तो आपने सुना होगा, कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, खासकर कि महिलाओं की हेल्थ के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इसी संबंधित जागरूकता फैलाई जा रही है इस कैंपेन के जरिए। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द विकसित गांव विकसित उड़ीसा स्कीम? विकसित गांव विकसित उड़ीसा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, इन्होंने विकसित गांव विकसित उड़ीसा इस कैंपेन को लॉन्च किया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और हर एक विलेज में 5 साल के अंदर अंदर हर एक विलेज को डेवलप किया जाएगा। इसमें 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है 5 साल के लिए। और जैसे रोड कनेक्टिविटी, सिविक एमिनिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, माइक्रो टूरिज्म डेवलपमेंट, इन सभी पर ध्यान दिया जाएगा। विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज एक्सपीडिशन? कौन से देश भगवान बुद्ध त्रिनेशन त्रिसेवा अभियान का हिस्सा हैं? सही आंसर ऑप्शन है इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने अनाउंस किया है कि हम लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज एक्सपीडिशन को लॉन्च करने वाले हैं। इसमें भारत, नेपाल और श्रीलंका की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं
वो पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC के साथ मिलकर एक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू होगी लुम्बिनी नेपाल से, जो कि बर्थ प्लेस है लॉर्ड बुद्धा का, और कहाँ तक जाएगा ये? गाले श्रीलंका तक। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस एक्सपीडिशन का रहेगा प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी, टूरिज्म को बढ़ाना, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस रेज करना, और इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के बीच में जो टाइज है उनको मजबूत करना। इस एक्सपीडिशन को हरी झंडी दिखाई जाएगी रामनाथ कोविंद, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, बोधगया से। और जब ये श्रीलंका पहुंचेगा वहाँ पर इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका हरिनी अमरसूरिया के द्वारा जाफना में। Which ships were part of Indian Navy's first training squadron during its visit to Changi Naval Base? चंगी नौसेना बेस की यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में कौन से जहाज शामिल रहे? सही आंसर ऑप्शन बी है INS सुजाता, INS शार्दुल, ICGS वीरा। इंडियन नेवी का जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है जिसमें INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS वीरा शामिल रहे, ये चांगी नवल बेस सिंगापुर में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग के कई तरह के एस्पेक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। एक तरह का ट्रेनिंग रही। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द विजिट हाईलाइट्स द एंड्यूरिंग मैरीटाइम पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर इन लाइन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसीज ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, सागर। ये सागर की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछी जाती है एग्जाम में। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। द ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एम्स टू एड्रेस मैरीन चैलेंजेस इन विच रीजन्स। महासागर समन्वय तंत्र का लक्ष्य किन क्षेत्रों में समुद्री चुनौतियों का समाधान करना है? सही आंसर ऑप्शन सी है कैरिबियन एंड नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ। देखिए, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है कि यूनेस्को से संबंधित। तो इसने हाल ही में ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को लॉन्च किया है, जो भी मैरीन चैलेंजेस हैं कैरिबियन और नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ में, उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोटेक्ट कर रहे। ये जो एरियाज़ हैं कैरिबियन और नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ, ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज़ हैं। कोरल रीफ्स यहाँ पर रहता है, फिशरीज से संबंधित काफ़ी है, मतलब फिशरीज़ पर यहाँ पर इकोनॉमी डिपेंड है लोगों की। और लार्ज मैरीन इकोसिस्टम है ये, 500 फिश स्पीसीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, खास करके नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ में। तो इनको बचाने का ये एक लक्ष्य है। Which country's president signed an executive order preventing transgender women from competing in female sports categories? किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने से रोकने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, जो US प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसके जरिए जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जो महिला वर्ग होता है, फीमेल कैटेगरीज होते हैं, तो उसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं भाग नहीं लेंगी, ऐसा ऑर्डर इन्होंने जारी किया है। और जो स्कूल्स हैं उनको भी ये नोटिस दिया गया है कि ऐसा आपके स्कूल में भी ना हो। इससे पहले हमने देखा था जब इन्होंने शपथ ली थी राष्ट्रपति पद की, तब एक ऑर्डर इन्होंने साइन भी किया था कि केवल 2 ही जेंडर होते हैं, एक मेल एक फीमेल, ठीक है, और ट्रांसजेंडर कोई जेंडर नहीं माना जाएगा। विच यूनिवर्सिटीज रिसर्चर्स डिस्कवर्ड द न्यू स्पीसीज ऑफ फाइटोपैथोजेनिक फंगाई और एपिकोम इंडिकम? किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है? सही आंसर ऑप्शन सी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक नई स्पीसीज पाई गई है, ये फाइटोपैथोजेनिक कवक एपिकोकम इंडिकम, ठीक है, और इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो भारत के ही नाम पर है ये, एपिकोकम इंडिकम इंडिया के नाम पर रखा गया है। Which 2 countries did not sign the declaration on inclusive and sustainable AI at the AI Action Summit that concluded in Paris, France? पेरिस फ्रांस में संपन्न AI एक्शन शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों ने समावेशी और सतत AI घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। देखिए, भारत, चाइना और यूरोपियन कमीशन और 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने हाल ही में इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट इस स्टेटमेंट को साइन किया है। ये स्टेटमेंट कहाँ साइन हुई? AI एक्शन समिट के दौरान, जो कि पेरिस फ्रांस में हुई है। 2 मेजर कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने इस स्टेटमेंट को साइन नहीं किया है। साथ ही इंडिया, केन्या, जर्मनी, चिली, फिनलैंड, स्लोवेनिया, फ्रांस, नाइजीरिया, मोरक्को, इन सब ने पब्लिक इंटरेस्ट AI प्लेटफॉर्म एंड इनक्यूबेटर भी लॉन्च किया है।
ठीक है, एआई से संबंधित ही है ये। और आपको बता दें जो नेक्स्ट एआई समिट है भारत ही होस्ट करेगा इस साल के अंत में। वेयर वाज द 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप हेल्ड? 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है बैंकॉक, थाईलैंड। देखिए 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप ये हाल ही में संपन्न हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड में। भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। इवन भारत इस मेडल टैली में टॉप पर रहा है। यहाँ 12 मेडल जीते, इसमें 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज रहे हैं। In which city was the largest Hindu temple in the southern hemisphere unveiled? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का अनावरण किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है जोहानिसबर्ग। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, इसको इनोग्रेट किया गया है जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। कंस्ट्रक्ट किया गया है बोचा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के द्वारा। 2% से कम यहाँ पर हिंदू रहते हैं साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये मंदिर बनाया गया, देख भी सकते हैं इस तरह का है। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।